नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारी आज की कहानी है चल। चल छोड़ यार, तू हमेशा बैकवर्ड ही रहेगी। शमिता की पीठ पर धौल जमाते हुए संजना उठ खड़ी हुई। शमिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू नहीं सुधरेगी। स्त्री स्वतंत्रता का गलत मतलब निकाल कर झंडा मत बुलंद कर। मर्द की तरह शराब के जाम छलकाने और सिगरेट के छल्ले उड़ाने से बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। हर दिन नई लड़की के साथ सोने वाले पुरुष को सबक सिखाने के लिए हर दिन नए पुरुष के साथ सोना ज़रूरी नहीं। बोलते समय शमिता के चेहरे पर आक्रोश का खिंचाव साफ महसूस हो रहा था। भाषण बंद करेगी तो बैठूंगी, वरना गुड बाय पवित्र स्त्री। संजना के मुंह से पवित्र स्त्री शब्द ऐसे निकला जैसे कोई गाली हो और तीर की तरह शमिता के दिलो दिमाग में घुस गया। उफ, बस कर, अब मैं कह रही हूँ, तू जा यहाँ से। मुझे तेरे इस शो कोल्ड वीमेन लिबरेशन रिवॉल्वेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं। सुन ले, तू भी एक दिन पछताएगी। शमिता ने संजना का हाथ छोड़ा और एक सांस में अपनी बात कहकर वह उठ खड़ी हुई। कैफे में दोनों को आए हुए अभी 20-30 मिनट भी नहीं बीते थे कि दोनों ही चलने को तत्पर हो गई। मेज पर रखे 2 कपों में अब भी कॉफ़ी बची हुई थी। इतनी कॉफ़ी का सिप लेते हुए भी अभी काफ़ी देर तक गप्पे मारी जा सकती थी, लेकिन ऐसा मुद्दा छिड़ा कि विचारों के ज़बरदस्त टकराव ने उन्हें उठने को मजबूर कर दिया था। शमिता मुंह में कड़वाहट महसूस कर रही थी। मन हो रहा था कि ठंडे पानी से कुल्ला कर ले या पानी के छींटे मुंह पर मारकर फ्रेश हो जाए। इसी मनसा से वह टॉयलेट की ओर चल पड़ी। तब तक संजना कैफ़े का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ चुकी थी। टॉयलेट से बाहर निकलने पर शमिता काफ़ी शांत लग रही थी। उसने काउंटर पर जाकर बिल चुकाया और कैफ़े से बाहर आ गई। फुटपाथ पर चलते समय शमिता के दिमाग में विचारों का बवंडर उठने लगा। कैफे में हुई बहस फिर से जहन में कौंधने लगी। संजना किस रास्ते पर चल रही हैं और उसे उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। किट्टी ग्रुप में बोल्ड लेडी के तौर पर पहचानने वाली संजना की इस बोल्डनेस को अपनाना कहाँ तक उचित होगा। उसके दिमाग में संजना की आवाज़ अब भी इको कर रही थी। संजना नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी। जब मुकेश टूर पर जाता है, बेड की चादर की तरह लड़कियां बदलता है, तो मैं कब तक चादर पर अपने हाथ से सिलवटें बनाकर भ्रम में रहूं। मैंने भी बहुत रातें इसी कसक के साथ बिताई हैं। वो तो भला हो ऊपर वाले का, जो मेरी सोसाइटी में मिसेस रागिनी खन्ना को रहने भेज दिया। उन्हीं के कहने पर मैंने उनकी किट्टी ज्वाइन की और अब उनके खास ग्रुप शी लिव की मेंबर हूँ। शमिता ने पूछा था, कोई एनजीओ है क्या? पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन ये व्हाट्सएप पर बना एक ग्रुप है जो हम महिलाओं को पुरुष से बराबरी करने का जज्बा और मौका देता है। संजना ने क्लियर किया। ओके, ये अच्छी बात है। हमारे रूढ़िवादी समाज के लिए बेड़ियाँ तोड़ने के लिए ऐसे प्रयास होने चाहिए। इस ग्रुप के लोग कहाँ मिलते हैं? गोष्ठी सभा करते हैं या कोई स्किल सिखाते हैं? शमिता जानने के लिए उत्सुक हो उठी। इस ग्रुप के मेंबर मोबाइल फ़ोन पर एक दूसरे से मिलते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी बात शेयर करते हैं और एक दूसरे को सलाह देते हैं। सहमति बनी तो एक दूसरे से मिलते भी हैं। संजना लगातार बताती जा रही थी। मैंने जब मुकेश के औरतखोर होने की बात शेयर की तो मिसेस खन्ना नाराज़ हो गई। कहने लगी, तुम्हारी जैसी औरतें ही इन मर्दों का मन बढ़ने देती हैं। ऐसे मर्दों को मुंह तोड़
जवाब देना चाहिए। मैंने पूछा कि क्या मैं मारपीट करने पर उतर आऊं? इसका जवाब देने की बजाय मिसेस खन्ना ने सवाल किया कि क्या तुम्हारे शरीर को भूख नहीं लगती? तुम्हारा पति जब जहाँ चाहे अपनी भूख शांत कर लेता है, तो तुम क्यों रोती कलपती रहती हो? तुम भी शांत करो अपनी भूख को। शमिता ने टोका। ये कैसी बकवास सलाह हुई? संजना को जैसे शमिता के शब्द सुनाई नहीं पड़े। वह कहती जा रही थी, मुझे पहले तो बुरा लगा, फिर अपने पर कोफ्त हुई कि बोल्ड कही जाती हूँ और बेडरूम में आंसू बहाती हूँ। ये कैसी शादीशुदा जिंदगी है। कई दिन इसी ऊहापोह में बीते। एक दिन व्हाट्सएप पर मिसेस खन्ना का मैसेज देखा। मैसेज में लिखा था, तुमने क्या तय किया? अगर तुम पति की बराबरी करना चाहो तो मेरे पास पार्टनर का ऑप्शन है। बस अपना एक फुल साइज फ़ोटो सेंड कर दो। फ़ोटो ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम्हारे खूबसूरत शरीर के कटाव महसूस किया जा सके। समिता झुलझुला उठी। ये क्या बकवास है? संजना इस नए प्रवाह में डूब उतर रही थी। मैंने सिल्क के नाइट गाउन में अपनी एक फ़ोटो क्लिक की और भेज दी। संजना ने बताते बताते आंखें बंद कर ली और बोलती रही। रात में मिसेस खन्ना घर आई। मुकेश का टूर प्रोग्राम पूछा। मैंने बता दिया कि वह 4 दिन बाद लौटेंगे। कुछ घंटे बाद व्हाट्सएप पर मिसेस खन्ना ने एक स्मार्ट यंग मैन की प्रोफाइल, फ़ोन नंबर और फ़ोटो भेजी। मैंने उस नंबर पर हेलो मैसेज भेजा। उधर से जवाब आया। फिर पूरी रात हम एक दूसरे को मैसेज भेजते रहे। सुबह जब मैं सोई तब तक लगा कि उसे पूरी तरह जान चुकी हूँ। शमिता ने फिर टोका। क्या बचकानापन है? तुम पागल हो गई हो क्या? शादीशुदा होकर अनजान मर्द से रात पर मैसेज खेल रही हो? संजना पर जैसे कोई जादू छाया था। अनजान मर्द नहीं, हिमांशु। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। उसकी पत्नी दूसरे शहर में नौकरी करती है। उसने पूछा था, आप मेरे प्लेस पर आएंगी या मैं आऊँ? मैंने आज शाम को उसे इनवाइट कर लिया है। शाम की चाय और डिनर साथ करेंगे। अगर कंफर्टेबल रहा तो रात को रुक भी सकता है। उसने बिना लाग लपेट के ओपनली ये बात कही है। शमिता सन्न रह गई थी। उसने संजना को समझाना चाहा, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसका मानना था कि अब उसे स्त्री स्वतंत्रता के असली मायने महसूस हो रहे हैं। शमिता को इसमें स्वतंत्रता नहीं, व्यभिचार की गंध आ रही थी। कैफे में इसी मुद्दे पर दोनों में बहस हुई और संजना ने उसे आउटडेटेड करार दे दिया। शमिता ठगी सी रह गई थी। विचारों में खोई शमिता फुटपाथ पर चलते चलते अपने अपार्टमेंट के गेट तक पहुंच गई। शमिता फ्लैट के मेन डोर को खोलकर अंदर घुसी तो सामने रखा ब्रीफकेस देखकर मन मयूर नाचने लगा। ओहो अच्छा, मयंक 2 दिन पहले ही टूर से लौट आए। मुझे फ़ोन भी नहीं किया, सरप्राइज़ दिया। बेडरूम, किचन, टॉयलेट हर जगह देख लिया। मयंक कहीं नज़र नहीं आए। हो सकता है कुछ लेने गए होंगे। तभी बेल बजी। शमिता ने आई हॉल से देखा। सामने मयंक खड़े थे। दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए शमिता ने उनका स्वागत किया। मयंक ने उसे लाल गुलाब के फूलों का बंच दिया और गर्मजोशी से गले लगा लिया। कुछ पलों के लिए वे दुनिया को भूल गए। शमिता को अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था। उनके रिश्ते में गर्मी अभी कायम है। मयंक ने बताया कि काम खत्म हो गया था। उसकी याद आ रही थी, इसीलिए सरप्राइज़ दिया। मयंक फ्रेश होने चले गए। शमिता किचन में जुट गई। चाय के साथ चीज़ सैंडविच बनाए। बेडरूम में आकर बैठ गई। लाल गुलाब के फूलों को निहारते हुए उसे फिर संजना का ध्यान हो आया। काश
संजना का पति मुकेश भी उसका ध्यान रखता और उसके प्रति वफादार होता। एक बार की उसे संजना पर दया आई, लेकिन उसके चुने हुए रास्तों की स्मृति आते ही दया भाव हवा हो गया। उसका मन हुआ कि संजना को एक बार फिर समझाए। उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, लेकिन सामने मयंक को आते देख रख दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को लेकर मयंक कोई गलत धारणा बनाए। शमिता और मयंक ने चाय की चुस्कियाँ लेनी शुरू कर दी। मयंक अपने टूर की कुछ बातें बताते जा रहा था। शमिता ध्यान से सुनती जा रही थी। चाय पीने के बाद मयंक बेड पर लेट गया। उसके बाएं हाथ पर सिर रखकर शमिता भी लेट गई। दोनों बहुत देर तक भविष्य के प्लान बनाते रहे। शमिता ने याद दिलाया, डिनर नहीं करोगे क्या? मयंक ने घड़ी देखी, फिर बोला, चलो बाहर डिनर करते हैं। शमिता खुश होकर बेड से उठी और फटाफट वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी। आदत के विपरीत तैयार होने में उसने बहुत कम समय लगाया। दोनों अपने फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट के लिए रवाना हो गए। डिनर के दौरान ही मयंक के मोबाइल पर फ़ोन आया। उसने रिसीव नहीं किया। फिर मोबाइल की घंटी बजने लगी। 3 बार मयंक ने फ़ोन काटा। फिर फ़ोन की घंटी बज उठी। मयंक ने मोबाइल फ़ोन उठाया और रेस्टोरेंट के ओपन एरिया की तरफ चल पड़ा। अकेले बैठी शमिता ने सोचा, क्यों न संजना से बात कर ली जाए। उसने संजना को फ़ोन मिलाया। काफ़ी देर तक फ़ोन की घंटी बजती रही। फ़ोन नहीं उठा। शमिता ने फिर मिलाया। इस बार संजना ने फ़ोन उठा लिया। हाँ बताओ। शमिता के कानों में संजना की भावहीन आवाज़ सुनाई पड़ी। शमिता ने पूछा, क्या कर रही हो? संजना ने सीधे जवाब दिया, तुम्हें बताया तो था, एक गेस्ट आने वाले हैं। वो ठीक समय पर आ गए और अब हम डिनर कर रहे हैं। शमिता चिंतित हो उठी। सब ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं? संजना ने लापरवाही से हंसते हुए जवाब दिया, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, सब हैंडल कर लूँगी। शमिता कुछ कहती इससे पहले संजना ने फ़ोन रख दिया। सामने से मयंक आते दिखाई दिए। शमिता ने खाना शुरू कर दिया। मयंक ने आते ही कहा, यार कल ऑफिस के काम से मुंबई जाना पड़ेगा। शमिता ने कंधे उचकाए, फिर खाने में जुट गई। घर आने के बाद मयंक पैकिंग में जुट गया। टूर से लौटे बैग को खाली कर शमिता ने उसे दिया और गंदे कपड़े लॉन्ड्री बैग में भर कर दिए। आधे घंटे में बैग पैक करने के बाद दोनों बिस्तर पर थे। सुबह मयंक जल्दी निकल गया। उसके जाने के बाद शमिता ने चाय बनाई। बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ने लगी। अखबार पढ़ते पढ़ते उसे फिर संजना की याद आई। मन हुआ कि संजना को फ़ोन मिला ले, लेकिन कल रात के उसके रवैये से आइडिया ड्रॉप कर दिया। अखबार पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। वह उठी और लॉन्ड्री बैग से कपड़े निकालने लगी। सब कपड़े निकालने के बाद सफ़ेद कपड़े अलग किए। रंगीन कपड़ों से भी कॉटन कपड़े अलग करने के लगी। तभी उसकी नज़र डिज़ाइनर पर्पल शर्ट पर गई। यह शर्ट तो मयंक की नहीं है। यह लॉन्ड्री बैग में कहाँ से आ गई? लगता है मयंक के बैग में किसी और की शर्ट आ गई है। उसने शर्ट उठाई। अरे ये तो लेडीज शर्ट है। कहीं मयंक उसके लिए तो नहीं लाया? उसने शर्ट पलटी। टैग लगा नहीं दिखा। ध्यान से देखा तो शर्ट पहनी हुई लग रही थी। शमिता नाक के करीब शर्ट ले गई। इत्र की भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। उसने फिर शर्ट को स्मेल किया, जैसे सूंघ कर शर्ट पहनने वाले के बारे में पता चल जाएगा। ये इत्र घर में नहीं है और न ही मयंक के बैग में। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई।
संजना की बातें फिर गूंजने लगी। ये मर्द जगह जगह मुँह मारकर अपनी भूख मिटाते रहे और हम घर बैठे कलपते रहे। क्या मयंक भी ऐसा ही है? क्या आज भी वह किसी औरत के साथ होगा? आंखें बंद करते ही शमिता की आंखों के सामने दृश्य उभरने लगे। मयंक किसी जवान लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा है। दोनों साथ डिनर कर रहे हैं। बेड पर वह किसी और औरत के साथ मज़े कर रहा है। घबरा कर उसने आंखें खोल ली। माथे पर पसीना आ गया था। उसने मोबाइल फ़ोन उठाया और तुरंत संजना को डायल कर दिया। 3 बार रिंग बजी लेकिन फ़ोन पिक नहीं हुआ। शमिता के मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। कहीं संजना के साथ कोई घटना तो नहीं घट गई। वह जल्दी से तैयार हुई और फ्लैट बंद कर संजना के घर की ओर निकल गई। जल्दबाजी में भी वह पर्पल शर्ट साथ ले जाना नहीं भूली। पूरे रास्ते वह विचारों के द्वंद्व से जूझती रही। संजना के फ्लैट की डोरबेल पर उंगली रखी तभी भी बुरे विचार आक्रमण कर रहे थे। वह बार बार घंटी बजाती जा रही थी। तभी झटके से दरवाज़ा खुला और सामने संजना अलसाई गुस्साई खड़ी थी। शमिता ने लंबी सांस ली। थैंक गॉड सब ठीक है। बाल समेटते हुए संजना अंदर जाने लगी। साथ में गुस्सा भी जताती जा रही थी। पागल हो गई है? सुबह सुबह नॉन स्टॉप घंटी बजाती जा रही है। अच्छी खासी सो रही थी। शमिता का पारा भी 7वें आसमान पर था। तब से फ़ोन मिला रही हूँ, उठा क्यों नहीं रही हो? शमिता धड़ाक से दरवाज़ा बंद कर अंदर आ गई। सोफे पर बैठते हुए उसका बोलना जारी था। अननोन आदमी शाम से तुम्हारे घर में था। सुबह तुम्हारा फ़ोन नहीं उठ रहा था। चिंता तो हो ही रही थी। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मुँह धोकर संजना आई और सोफे पर बैठ गई। कॉर्नर टेबल पर रखा फ़ोन उठाया और चौंक पड़ी। ओफो, फ़ोन साइलेंट पर था। तेरी मिस कॉल पड़ी हैं। मुकेश की भी 10 मिस्ड कॉल हैं। तू थोड़ा चुप रह, मुकेश को फ़ोन मिला लूँ। उसने तुरंत मुकेश को फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन उठा। मुकेश काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोल रहा था। रात से फ़ोन मिला रहा हूँ, कहाँ मर गई थी? संजना की गिग्गी बंद हो गई थी। जी, वो क्या पता नहीं कैसे फ़ोन साइलेंट मोड में चला गया था। आप कब आ रहे हैं? मुकेश अब भी नाराज़ था। तुम्हें क्या मतलब कब आऊँ या न आऊँ? तुम अपनी किट्टी और मौज मस्ती में बिज़ी रहो। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। संजना ने लंबी सांस ली। चलो बला टली। रात का सारा नशा उतार दिया। शमिता चौंक पड़ी। क्या तूने शराब पी थी? संजना ने बेपरवाही से जवाब दिया। पी तो कौन सा गुनाह किया? शमिता की नाराज़गी और बढ़ गई। तुम्हें क्या हो गया है संजना? किस चीज़ में खुशी ढूंढ रही हो? संजना ने आदर्शवाद का भाषण सुनने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और अंगड़ाई लेती हुई बोली, यार कल शाम से भोर तक का समय कैसे बीता ये पूछो। इतना आनंद पहले कभी नहीं आया। शमिता एकटक उसका मुँह देख रही थी। संजना बोलती जा रही थी। हिमांशु मेरे लिए लाल गुलाब का बुके और केक लेकर आया था। मैंने कॉफ़ी और स्नैक्स की तैयारी कर ली थी। आते ही उसने झुककर जिस अदा से मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैं तो उसकी फ़ैन हो गई। तू ज़मीन पर रह। ये सब फिल्मों में देखना ठीक लगता है, लेकिन रियल लाइफ में उचित नहीं है। शमिता ने फिर उसे समझाने की कोशिश की। संजना बोलती जा रही थी। हिमांशु को विमेन की इज्जत करना आता है। वह मुझे आप कहकर बात कर रहा था। हमने कॉफ़ी पीते हुए बहुत सारी बातें की। उसने मेरी हॉबीज़ पर
डिस्कस किया, मेरी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ़ की। पता है, मैंने जीन्स के साथ पिंक बैलून टॉप पहना था, हल्का सा मेकअप किया था। उसने इसकी भी तारीफ़ की थी। शमिता ने टोका, तू परले दर्जे की बेवकूफ़ है। तारीफ़ कर, ये मर्द महिलाओं को पटाना चाहते हैं। संजना ने कहा, चल चल, मैं भी समझदार हूँ। उसकी तारीफ़ झूठी नहीं थी, वो कल्चर्ड मैन है। एक बार भी उसने गलत हरकत नहीं की। यही वजह है कि जब डिनर के पहले उसने पूछा कि क्या मैं ड्रिंक करती हूँ, मैंने सहमति में सिर हिला दिया। हमने बस 2-2 पैग लिए और दुनिया जहान की बातें की। सच बताऊं, वो केवल बातों का भूखा लग रहा था। मुझे तो उसकी बातों से ही नशा हो गया था। उसकी बातों में इतना आनंद था कि मैं अपने को उसके करीब आने से रोक नहीं सकी। डिनर के बाद मैं ही उसे बेडरूम तक ले गई। मैंने उसके गले में बाहें डाल दी और धीरे से कहा, प्यार करो मुझे। उसने करीने से प्यार किया। उसे प्यार करने की कला आती है। फोर प्ले में ही इतना आनंद आया कि मत पूछो। शमिता बोल पड़ी, अब बस भी करो, अपनी बेशर्मी की दास्तान मत सुनाओ। संजना ठहाका लगाकर हंस पड़ी, मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हें चिढ़ा रही थी। तुम्हारी ये दोस्त इतनी बेवकूफ़ नहीं जो पहली बार में किसी को अपना शरीर सौंप दे। अच्छा, अब सच बताती हूँ, उसने केवल मुझे हग किया, जाते समय गालों को चूम गया। इसके अलावा मेरे और उसके शरीर नहीं मिले। सच कहूँ, मन में कई बार ये ख्याल उठा कि फ्री का माल मिला है, जमकर लूट लूँ, लेकिन हर बार तुम सामने आकर खड़ी हो जाती। ये सुनकर शमिता को राहत मिली। संजना उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो लौटी तो उसके हाथ में ट्रे थी। ट्रे करीब आते ही शमिता की नाक तक कॉफ़ी का अरोमा पहुंचा। उसने लंबी सांस खींची, लेकिन ये क्या? कॉफ़ी के अरोमा की जगह इत्र की खुशबू। उसने फिर सांस खींची। इस बार कॉफ़ी की खुशबू महसूस हुई, यानी पर्पल शर्ट में समाई इत्र की महक उसके दिमाग में घर कर गई। शमिता बेचैन हो उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। संजना की नज़र पड़ी तो वह घबरा गई। अरे, मैंने क्या कह दिया? इसमें रोने की क्या बात है? संजना उसके करीब आकर बैठ गई। शमिता अब फूट फूट कर रोने लगी। संजना, मुझे लगता है मयंक भी मुकेश की तरह ही है। संजना चौंक पड़ी। ये क्या कह रही हो तुम? क्या वह टूर से घर नहीं लौटा? किसी ने कुछ बता दिया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है। शमिता ने आगे जोड़ा। संजना आश्चर्यचकित थी। शमिता रोते हुए बोलती जा रही थी, मेरा भ्रम टूट गया। वह बहुत चालाक निकला। उसने मुझे भनक भी नहीं लगने दी। अब भी उसके व्यवहार में कोई चेंज नहीं आया है। कल शाम वह टूर से लौट आया, मुझे डिनर पर ले गया और रात में खूब प्यार भी किया। मुझे संतुष्ट कर फिर वह सुबह टूर पर निकल गया। संजना ने रोका, फिर तुम्हें कैसे उस पर शक हो रहा है? उसके बैग से गंदे कपड़े निकालकर धोने जा रही थी। उसमें एक लेडीज पर्पल शर्ट थी जिसमें से इत्र की खुशबू आ रही थी। यह बताते हुए शमिता की आंखों से आंसू निकलने लगे। संजना ने उसे ढांढस बंधाया, केवल एक शर्ट ने तुम्हारी आंखों को कष्ट दे दिया? अरे मेरी नादान दोस्त, हो सकता है गलती से शर्ट उसके बैग में आ गई हो। मयंक को लौट आने दो, पूछ लेना उससे। शमिता सोच में बैठी रही। पूछने पर क्या वह सच बताएगा? घर के बाहर व्यभिचार करने के बाद कौन आकर कबूलता है? शमिता के मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वह मुकर गया कि शर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता तो मैं कैसे मान लूँगी? शमिता ने संजना से प्रश्न किया। संजना एक्सपर्ट की तरह राय देने लगी, यार तुम दरोगा की तरह नहीं पूछना, एक दोस्त की तरह ठान लेना, सब पता चल जाएगा। अपनी सहेली की चिंता के आगे
संजना अपना दर्द भूल गई। कैसे मुकेश उसकी इच्छा के विपरीत उससे संबंध बनाता है, क्रूरता की हदें पार कर देता है। नशे में होता तो दूसरी औरतों से संबंध बनाने का डिटेल सुनाता, किसके साथ कैसे संबंध बनाया। अपनी पत्नी को यह विभत्स विवरण सुनाकर वह अपनी मर्दानगी का दम भरता। यह झेलते सुनते संजना विद्रोही हो गई। मुकेश से कुछ नहीं कहती, लेकिन मजबूरी में उसने साथ रहती। उसके मायके का सपोर्ट नहीं के बराबर था। कामकाजी थी, नहीं तो हिम्मत जुटाकर अलग हो जाती। मन मारकर मुकेश की पत्नी होने का स्वांग करती रहती। संजना ने वर्तमान में लौटते हुए शमिता को दिलासा दिया, हो सकता है ये तुम्हारी गलतफहमी हो, जब कंफर्म हो जाए तब रोना पीटना करना। चल अब शॉपिंग करते हैं। अपने पतियों का पैसा उड़ाना हमारा पत्नी धर्म है। शमिता कुछ कहती इससे पहले संजना तैयार होने चली गई। शॉपिंग के दौरान शमिता का मन उसी पर्पल शर्ट में अटका था। संजना शमिता को घर ड्रॉप करने गई। चलते समय उसने कहा, यार ऐसा करो, जब मयंक आए तो वही पर्पल शर्ट पहनकर उसका स्वागत करना, फिर उसके चेहरे के भाव देखना, सारी कहानी अपने आप खुलकर सामने आ जाएगी। शमिता ने संजना के दिमाग की दाद दी और घर आकर गई। उधर घर पहुंचने के बाद संजना के मन में बवंडर मचा था। हिमांशु को आज रात फिर बुलाया या नहीं। उसका मन इसके पक्ष में था, लेकिन एक डर भी था कि कहीं उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा तो। काफ़ी देर तक वह अपने से लड़ती रही। अंत में उसने हिमांशु को फ़ोन कर शाम को आने का निमंत्रण दे ही दिया। हिमांशु तय समय पर आ गया। उसके हाथ में सुनहरे रैपर में बंधा एक गिफ्ट था। आते ही उसने संजना को आलिंगन बंद कर दिया। संजना ने उसकी गर्माहट को महसूस किया, उसके सीने से लगी। हिमांशु ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच उसके चेहरे को समेट लिया और बेहद प्यार करने लगा। संजना आंखें बंद किए इस अंतरतम में भरती रही। संजना के दोनों हाथ हिमांशु की कमर का घेरा बन गए थे। काफ़ी देर तक यही स्थिति रही। फिर हिमांशु ने उसे सोफे पर बिठा दिया और खुद किचन की ओर चला गया। लौटा तो उसके हाथ में पानी भरा गिलास था। लो, इसे पीकर थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे घबराहट होने लगी है, हिमांशु ने कहा और उसके करीब सटकर बैठ गया। संजना को कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था। मुकेश के क्रूर प्यार की आदती बन गई थी। संजना के लिए बेशकिस्मती अनुभव था। अब वह एक पल के लिए खुद को रोकना नहीं चाहती थी। उसने पानी पिया और हिमांशु के हाथ का स्पर्श महसूस करने लगी। फिर न जाने कहाँ से इतनी ताकत और हिम्मत आ गई थी कि बोल पड़ी, हिमांशु आज रात यहीं रुक जाओ, मैं एक रात जीना चाहती हूँ। हिमांशु उसे एकटक देख रहा था। वह सोफे से उतरकर कालीन पर बैठ गया। काफ़ी देर तक संजना के पैर पर सिर टिकाए बैठा रहा। संजना लगातार उसके बालों को और चेहरे को सहला रही थी। थोड़ी देर बाद संजना भी कालीन पर उसके बगल में आ गई। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को स्पर्श और चुम्बन का सुख देते रहे। इतना सुकून संजना ने कभी महसूस नहीं किया। भोर तक वह 2 बार एक दूसरे में समा चुके थे। दोनों की आंखों में नींद नहीं बल्कि सुकून था। हिमांशु के जाने के बाद संजना ने चाय बनाई और हर घूंट के साथ खुद की संतुष्टि को महसूस किया। अब उसका मन अतृप्त नहीं था। जो किया वो गलत था या सही, ये सोचने का भी मन नहीं था। उसने शमिता को फ़ोन मिलाया। उधर से अलसाई हुई शमिता की आवाज़ कानों में पड़ी। संजना,
बेहिचक बोल पड़ी। शमिता, पूरी रात मैंने हिमांशु के साथ बिताई। सच कहूँ, ये एक रात अब तक के वैवाहिक जीवन पर भारी थी। मैंने तृप्ति का वो लेवल आज महसूस किया है जो कभी नहीं किया था। मुझे कोई अपराध बोध नहीं है। मैंने इस एक रात में संतुष्टि हासिल कर ली। शमिता सन्न होकर सुन रही थी। आज वह कुछ समझाने की मनस्थिति में नहीं थी। काफ़ी देर तक संजना बोलती रही और शमिता सुनती रही। दोपहर में घर के काम निपटाने के बाद शमिता धूप में बैठी थी। सुबह संजना ने फ़ोन पर जो कहा था वह अंदर ही अंदर उसे उद्वेलित कर रहा था। मयंक की बेवफाई का जवाब वह भी संजना के अंदाज में दे तो उसे कैसा लगेगा। उसकी परंपरागत सोच कमज़ोर पड़ती जा रही थी और सिर उठा रही थी संजना की आधुनिक स्त्रीवादी सोच। आखिर कब तक चली जाती रहेगी। उसने फ़ोन उठाया कि संजना से खुद को शी लिव ग्रुप में जोड़ने को कहेगी। तभी संजना का फ़ोन फिर आया। यार, ये मिसेस खन्ना बड़ी कमीनी चीज़ है। अभी आई थी, 2000 रुपये की मांग कर रही थी। कहती थी कि तुम मौज करो तो मैं भी तो कुछ मिलना चाहिए। मैंने फ़िलहाल टाल दिया है। क्या करूं, रुपए दे दूं उसे? शमिता ने इस दिशा में सोचा भी नहीं था। पहले तो कुछ बोलते नहीं बना, फिर बोली, हिमांशु को फ़ोन करो, उसे ये बताओ। संजना ने फ़ोन काट दिया। शायद हिमांशु को फ़ोन मिला रही होगी। यह सोचकर शमिता इंतज़ार करने लगी। 10 मिनट बाद फिर संजना का फ़ोन आया। वह बोल रही थी, शमिता, मैं बिक गई। हिमांशु ने पहले दिन मेरे साथ समय बिताने के लिए मिसेस खन्ना को 1000 रुपये दिए थे और कल मुझसे संबंध बनाने के लिए 5000 रुपये चुकाए हैं। उफ, सोचकर घृणा हो रही है। मैं तृप्ति की तलाश में थी। हिमांशु में प्यार और संतुष्टि की तलाश पूरी हुई थी। उसने मुझे खरीदा। मैं वेश्या बन गई हूँ। ये क्या किया मैंने? शमिता भी सुन, मैं आ रही हूँ कहकर शमिता ने फ़ोन रखा और तुरंत निकल पड़ी। संजना घर पहुँचने तक यही सोच रही थी कि उसे कैसे शांत कराएगी। उसने संजना के फ्लैट की घंटी बजाई। काफ़ी देर तक खड़ी रही, तब दरवाज़ा खुला। सामने संजना खड़ी थी। लग रहा था सीधे बाथरूम से आ रही है। अंदर आते हुए संजना बोली, अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर धो रही थी। शायद इससे वेश्या बन जाने का अपराध बोध कुछ कम हो जाए। चुप कर, बेकार की बातें न कर। शमिता ने संजना को झिड़की दी और उसके करीब जाकर बैठ गई। तुम कल रात की यादों को मन में बसा लो। सुबह ही तुमने कहा था कि तुम तृप्त हुई, फिर कैसा अपराध बोध। हिमांशु खरीदार था, लेकिन तुमने तो अपने शरीर की कीमत नहीं लगाई थी। अपराध बोध उसे हो। तुम तो प्रेम की तलाश में थी और वो पूरी हुई। लेकिन अब तृप्ति का सफ़र यहीं रोक दो। ये मृग तृष्णा है दोस्त। उसे मिसेस खन्ना के मुंह पर 2000 रुपये दे मारो। आइंदा उससे मिलने की ज़रूरत नहीं। चलो तैयार हो जाओ, कहीं घूम कर आते हैं। शमिता ने संजना को हाथ पकड़कर उठाया। मॉल में घूमते हुए भी संजना का मन भारी था। शमिता उसे कॉफ़ी शॉप में ले गई। उसे संजना को इधर उधर की बातों से बहलाना चाहा, लेकिन बार बार उसके मन की उथल पुथल चेहरे पर उभर कर आ रही थी। फिर दोनों के बीच सन्नाटा पसर गया। पर्स में बजती मोबाइल फ़ोन की घंटी ने इस सन्नाटे को तोड़ा। शमिता ने फ़ोन निकाला। उस पर हबी डिस्प्ले हो रहा था। शमिता ने बड़े ही ठंडेपन से फ़ोन रिसीव किया। उधर से मयंक की चहकती हुई आवाज़ आई, डार्लिंग कैसी हो? तुम्हारी याद आ रही थी। क्या कर रही हो? शमिता के दिलो दिमाग में पर्पल शर्ट कौंध गई। कितना कमीना होता है पुरुष, कैसा भोला बनकर फ़ोन कर रहा है। शमिता ने बड़े ठंडेपन से जवाब दिया, ठीक हूँ, संजना के साथ मार्केट आई हूँ। कुछ खास बात है क्या? मयंक बोल रहा था।
सुनो, मेरे बैग में एक पर्पल शर्ट है, उसे देख लेना। शमिता ने टोका। मतलब? किसकी है? क्या करना है? मेरी एक कुलीग ये शर्ट पहनकर मीटिंग में आई थी, मुझे पसंद आई, मैंने उससे मांग ली। बुटीक में देखकर एकदम वैसी ही शर्ट बनवा देना, फिर उसे वापस दे दूंगा। डार्लिंग, एकदम मस्त लगोगी। शमिता के कान सुन्न हो रहे थे। उफ, मैंने मयंक के बारे में क्या सोच लिया था। उसने हमेशा मुझसे प्यार किया, कभी कोई कमी नहीं महसूस नहीं होने दी। हाँ हाँ हाँ, दे दूंगी, जल्दी आओ, तुम्हारे साथ चलूंगी, शमिता ने तत्परता से जवाब दिया। फोन रखने के बाद वह काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। उसने संजना के हाथ पर हाथ रखकर कहा, चलो, कल जो हुआ उसे स्वप्न समझकर भूल जाओ। दिशाहीन रास्ते पर चलकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा मेरी दोस्त। अपने प्यार से मुकेश को बदलने का प्रयास करो, एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।